हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम अध्याय करते हैं 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने अध्याय 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम अध्याय 3 की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन या बेसिक फॉर्मूले। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर के लिए कहा है। तो देखते हैं इसमें हम एक चर में रैखिक समीकरण से पहले ही परिचित है। याद होगा कि भाई एक चरों में जो रैखिक समीकरण होता है उसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, ये होता है भाई ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। वो हम क्या कहेंगे, एक चर में रैखिक समीकरण। ये क्या है, रैखिक समीकरण का समीकरण है, लेकिन एक चर में, क्योंकि इसमें चर और केवल एक्स दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका केवल और केवल एक मूल निकलेगा या इसको हल बोलते हैं। तो एक्स बराबर माइनस के बी अपॉन ए इसका हल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम यह भी जानते हैं कि दो सरल रेखाएं एल और एम एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती है या एक दूसरे को नहीं काटती है, अर्थात वे समपाती या समानांतर है। अतः जब रेखाएं एल और एम एक दूसरे को काटती है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के निकाय का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है वहाँ पे यूनिक हल होगा, यानी कि केवल और केवल एक हल होगा उसका। ठीक है स्टूडेंट, जब रेखाएं एल और एम समानांतर हो तो समीकरण 1 और 2 का कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब है जब दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, तो वहाँ पे उसका कोई हल नहीं होता। जब रेखाएं एल और एम समपाती हो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल अनंत या अनेक होंगे। तो स्टूडेंट, देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पे दो सरल रेखाएं एल और एम है, एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती है। तो कैसे काटेगी, दो रेखाएं जो होगी भाई, यहाँ पे रेखा एल और एम है तो वो केवल और केवल एक बिंदु पे ही इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक बिंदु को ही प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड में क्या कहा है कि एक दूसरे को नहीं काटती है। तो एक दूसरे को नहीं काटने की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी भाई, यहाँ पे एक दूसरे को नहीं काटने, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वे क्या रहेगी, यहाँ पे इक्वल रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी में क्या होगी, यहाँ पे इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को नहीं काटती है। समपाती की रेखाएं मतलब दो समीकरण है, एक दूसरे को क्या करेगी, वो एक ही रेखा पर इंटरसेक्ट करेगी, तो उसको बोलते हैं वहाँ पे समपाती रेखाएं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में यही यूज होंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चरों में रैखिक जो समीकरण युग्म होगा उसका जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। दो सरल रेखाएं हैं और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्या है, समीकरण है। तब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। पहली कंडीशन, यदि a1/a2 इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है b1/b2 के, तो निकाय का हल अद्वितीय होगा, अर्थात संगत हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा हमें, और उस कंडीशन में हम कहेंगे उसको संगत हल होगा। सेकंड देखते हैं, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात असंगत हल होगा। यानी कि वहाँ पे उसका कोई हल नहीं होने का, तो उसको बोलते हैं असंगत। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात संगत हल होंगे। अनेक का मतलब होगा यहाँ पे इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट, यानी कि अनेक हल होंगे, बहुत सारे। अनेक का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारे हल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे। और अब देखते हैं इस एक्सरसाइज की पहले एक्सरसाइज हम प्रारंभ करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। आप इनको नोट डाउन कर लेना। ये वैसे बुक्स में भी दिए गए हैं, यहाँ पे पहले वाला कंडीशन, सेकंड और थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इनको बुक से ही नोट कर रखा है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज के लिए। भाई दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे हमें।
A1 बटा A2 अगर बराबर नहीं B1 बटा, तो निकाय का वहाँ पे हल अद्वितीय होगा अर्थात संगत होगा। अगर A1 बटा A2 इक्वल होता B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता C1 बटा C2 के, तो निकाय का कोई हल वहाँ पे नहीं होता, मतलब असंगत प्राप्त होंगे। अगर तीनों ही मान क्या हो जाए बराबर है, तीनों अनुपात A1 बटा A2 का, B1 बटा B2 का और C1 बटा C2 का, तो निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखते आइए स्टूडेंट, हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि C का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय CX प्लस 3y बराबर C माइनस 3, 12x प्लस CY बराबर C के अनंत अनेक हल होते हैं। यहाँ पे क्या करना, हमें सिद्ध करना है कि C का ऐसा मान बताओ जिसके लिए निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं, इस मान को ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सिद्ध भी करना और हमें इसका मान भी निकालना पड़ेगा कि जिसके लिए निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। तो अनंत अनेक हल कौन सी कंडीशन में होंगे स्टूडेंट, यानी कि जब तीनों का मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसमें, ये तीनों के मान अगर इक्वल होगा तभी तो अनेक हल होंगे ना, यहाँ पे अपने में तो उसमें अनेक हल होते हैं। तो ये वाली कंडीशन लगेगी पहले क्वेश्चन में। अब हम इसको करते हैं, अब हम एक्सरसाइज प्रारंभ कर लेते हैं प्रश्नावली 3.1 को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, इसमें समीकरण जो दे रखे हमें CX प्लस 3y इज इक्वल टू C माइनस 3, ये हमें दे रखी है फर्स्ट समीकरण। और सेकंड में दे रखी है 12x प्लस CY इज इक्वल टू C, यहाँ पे ये देती है सेकंड समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको करते कैसे हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। भाई पहली समीकरण से तुलना करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण एक में A1x B1y प्लस C1 बराबर, स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, इनको पहले समीकरण को तुलना करेंगे और इस मान को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो समीकरण एक में A1x B1y C1 से तुलना, और समीकरण सेकंड में A2x B2y C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका कंपैरिजन करेंगे। हम A1 C1 B1 के मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे मान निकाल लेंगे, A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा यहाँ पे C। ठीक स्टूडेंट, B1 का मान कितना हो जाएगा भाई, B1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। वो C1 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, C1 का मान जो होगा यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तो विद माइनस साइन लगाएंगे, माइनस C माइनस 3। एंड A2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे A2 का मान सेकंड से क्या हो जाएगा 12। और B2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे C, और C2 का मान कितना हो जाएगा भाई, B2 का मान यहाँ पे C हो जाएगा, क्योंकि Y से कंपेरिजन करेंगे। C2 का मान कितना हो जाएगा, C2 का मान हो जाएगा यहाँ पे माइनस C। अब देखते हैं हम स्टूडेंट, इसके अनेक हल होंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि A1 बटा A2 इक्वल होता है B1 बटा B2 के, और इक्वल होता है C1 बटा C2 के। ठीक स्टूडेंट, इस कंडीशन में क्या होगा, समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहाँ में इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं A1 बटा A2 की। पहले आप दो के अनुपात निकाल सकते हैं, दो से कोई भी दो से अनुपात से हम आंसर निकाल देंगे। हमें क्या करना है, C का मान ज्ञात करना है, और फिर इसको वापस इसमें पुट कर रखना है, यानी कि सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो आप समीकरण एक की तुलना A1x B1y C1 से तुलना करेंगे, और समीकरण दो में A2x B2y C से तुलना करने पर A1 B1 C1 के मान प्राप्त कर लेंगे, A2 B2 C2 के। अब समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे
तब हम क्या रख लेते हैं, इस वाली कंडीशन में मान रखा जाएगा। तो इस कंडीशन में मान रखने पर देखते हैं क्या आंसर निकलता है सी का। A1 के स्थान पर क्या देना है सी, A2 के स्थान पर कितना आ जाएगा 12 इक्वल हो जाएगा, B1 के स्थान पर हो जाएगा 3, B2 के स्थान पर कितना आ जाएगा C इक्वल हो जाएगा, C1 के स्थान पर कितना आ जाएगा -C-3 बट्टे कितना आ जाएगा C2 के स्थान पर कितना आ जाएगा -C। ठीक है स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो भाई, कोई भी दो को लेके आप लेके उसका आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, पहले शुरुआत से दो इसका मान निकाल लेते हैं, दो को ले लेते हैं। भाई आपको सी का मान निकालना तो आपको दो को लेना पड़ेगा, कोई सा यहाँ पे लिख लेंगे। चूँकि इसके मारने का इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा चूँकि C² बराबर 12 × 3, यानी कि C² बराबर 12 कितना हो गया 36। तो C बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, C बराबर +-36। अब इसका आंसर हो जाएगा C बराबर +- कितना हो जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसके अनेक हल होंगे। भाई C का मान कितना है, C का मान 6। तो यहाँ पे देखते हैं सिद्ध करना पड़ेगा, तो इसका मतलब पहले हमें C का मान 6 रखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा -6। अगर जौन से पे भी इसको वेरीफाई करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके अनेक हल निकालने थे। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं यदि C बराबर 6, तो पहले हम C बराबर, आप क्या कर लोगे इसमें, C बराबर -6 ले लोगे। चलो पहले -6 ले लेते हैं, C बराबर -6 रखने पर देखते हैं इसमें C का मतलब -6 रखने पर आंसर क्या आता है। ठीक है जी, इन तीनों का मान क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, C का मान इसी में पुट कर लेते हैं। तो तीनों का अनुपात क्या समीकरण में रखेंगे तो भी कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट इसी में रख लेते हैं। इसके अनेक हल होंगे, तो इसका मतलब ये वाली ओरिजिनल वैल्यू आई थी, तो इन्हीं में तीनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, वरना इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं C का मान -6/12 इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा -6 इक्वल माइनस C का मान क्या रख देंगे -6 हो जाएगा अंदर, -3 माइनस के भाई माइनस हो जाएगा क्योंकि फिर -6। स्टूडेंट ये माइनस तो हट जाएगा, ऊपर देखते हैं क्या सोल्व होता है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा आंसर, -1/2 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी -1/2 आएगा। लेकिन यहाँ से प्राप्त करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो -6 और 3 कितना हो जाएगा 9/-6। तो किस 3 से कट जाएगा, 3 से कटेंगे इसको, 3 × 9, 3 दूनी 6 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं -1/2 इक्वल होगा किसके, -1/2 के। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होने का किसके, भाई माइनस से माइनस तो हट जाएगा, लेकिन 3/2 के ये क्या होगा, इक्वल नहीं होने का। तो इसके ट्रेन यहाँ पे तो इसका मान आया नहीं इक्वल, तीनों का मान इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं C बराबर 6 लेने पर, यहाँ पे तो हमने -6 लिया क्योंकि इसका मान क्या होगा, यहाँ पे इक्वल ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बचेगा कि 3/2 बचेगा, तो ये इसके इक्वल ही नहीं आए, तो यहाँ पे इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब इसके अनेक हल नहीं होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इसका कोई हल नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में C बराबर 6 लेने पर, तो C बराबर 6 लेने पर यहाँ पे C पुट कर लेते, तो 6/12 इक्वल हो जाएगा 3/6 इक्वल होगा भाई C के स्थान पे कितना कर लेंगे, 6 - 3/6, तो माइनस से माइनस हट जाएगा ये वाला, क्योंकि दोनों में माइनस, तो इसको पहले ही हटा लेते हैं। तो यहाँ पे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2 के इक्वल हो जाएगा भाई 6 में तो 3 के कितने बचेंगे, 6 में तो 3 के 3/6। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर देखते हैं निकल के। यहाँ पे आंसर 1/2 इक्वल होगा किसके, 1/2 इक्वल होगा किसके, 1/2 के। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा C बराबर 6 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमें निकालना था। ठीक है स्टूडेंट, तो C बराबर 6 पे हमारा जो आंसर है उसके अनेक हल हो रहे हैं। ठीक है जी, आपको ऐसे देखना पड़ेगा योग करके। ठीक है स्टूडेंट, तो -6 पे तो आंसर नहीं आया था, +6 पे आंसर हो गया। ठीक है जी, तो आप कोई भी दो से आंसर निकाल सकते हो C का,
इन दो लास्ट वालों को ले लो या शुरू वालों को ले लो, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसको ले लिया था क्योंकि इससे काफ़ी थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी आसान पड़ गई थी। ठीक है जी, ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर लिया था। ये हमने इसको सिद्ध करा, पहले इसके अनेक हल की कंडीशन लगाई, अनेक हल की कंडीशन ये होगी, फिर इसको सिद्ध करा। भाई सी का मान ऐसा होना चाहिए जो तीनों अनुपात को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। लेकिन यहाँ पे -6 ने तो इक्वल नहीं करा, लेकिन क्या करा, +6 ने इक्वल कर दिया। भाई सी बराबर 6 ने इक्वल कर दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी बराबर -6 ले लिया था, और यहाँ पे सी बराबर -6 पे तो इनकरेक्ट होगा था, लेकिन सी बराबर 6 पे हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों अनुपात क्या कर दिए, सी बराबर 6 ने इक्वल कर दिया, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आपकी आंसर की में भी सी बराबर 6 ही दे रखा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपति है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे आंसर देना कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है या समपति है। ठीक है जी, आपको तीनों शर्तें पता है, तीनों शर्तें ये वाली हो जाएगी। भाई ये होगी प्रतिच्छेद वाली, ये होगी हमारी क्या, अप्रतिच्छेद वाली यानी कि समानांतर वाली, और ये हो जाएगी हमारी समपति वाली। तो इनमें से जो भी कंडीशन लगेगी इस क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में समीकरण क्या दे रखे हैं, यहाँ पे 5x माइनस के 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट में क्या दिया, 7x प्लस 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण क्या है, हमारी सेकंड है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम इसमें देखते हैं क्या होगा। भैया आप तुलना करेंगे इसकी, पहले से a1x से तुलना करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण, समीकरण 1 वह 2 की a1x b1y c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी कि कंपैरिजन करने पर। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर निकलता है। a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे b1 का मान हो जाएगा -4, विद साइन लेना हमें, भाई प्लस में तो छोड़ लेते हैं लेकिन माइनस में लिखते हैं। c1 बराबर कितना हो जाएगा, 8, अब a2 बराबर कितना हो जाएगा, 7, b2 बराबर कितना हो जाएगा, 6, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -9। तो स्टूडेंट देखते हैं कौन सी कंडीशन लगती है। पहले यहाँ पे अनुपात निकाल लेते हैं हम a1/a2 का। a1/a2 कितना हो जाएगा, 5/7। फिर अनुपात निकाल लेते हैं b1/b2 का, देखते हैं क्या होता है, -4 यहाँ पे तो सोल्व नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रख लेंगे, यहाँ पे सोल्व हो सकता है, 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 तो इसका अनुपात कितना है, -2/3। b1/b2 का नेक्स्ट देख लेते हैं, c1/c2 का अनुपात देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8/-9। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 को, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1/a2 का मान बराबर नहीं है b2 के,
तब यहाँ पे क्या होगी, ये जो समीकरण युग्म है ये प्रतिच्छेद वाली कंडीशन हो जाएगी। बस आपको बस ये क्या करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते थे कि 5/7 और माइनस के 4/6 है, ठीक है जी। डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते हो या आप तुलना करके कर सकते हो। एग्जाम में आपको बस थोड़ा सा डायरेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले प्रैक्टिस के तौर पे हमें इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। हमें जो है इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा, उसके बाद में आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। भाई यहाँ पे A1 हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा, यहाँ पे B1 हो जाएगा, यहाँ पे B2 हो जाएगा, यहाँ पे C1 हो जाएगा, यहाँ पे C2। अब हमें देखते हैं कि यहाँ पे A1/A2 इक्वल नहीं आ रहा, B1/B2, तो यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये प्रतिच्छेद वाली कंडीशन थी, लेकिन नहीं, फिर भी हम क्या कर लेते हैं, हम इसको डिटेल में सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने कि A1/A2 इक्वल नहीं है किसके, B1/B2 के, तब ये वाली कौन सी कंडीशन होती है स्टूडेंट, हमारी प्रतिच्छेद वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर देते हैं, यहाँ पे इसमें आप लिख सकते हो क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है जी। यानी कि 5/7 इक्वल नहीं है किसके, 2/3 के, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये मान इक्वल नहीं है। अब आप हिंदी में इसमें लिख सकते हो, अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है जी। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, भाई यहाँ पे आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ फिलहाल बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y = 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/18 हो जाएगा। 9/18 का अनुपात निकाल लेंगे तो कितना, 9 कम 9 9 18 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा 3 कम 3 3 2 6 1/2 हो जाएगा। पर एक बराबर 2 24। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों मान क्या हो गए स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वल हो गए। जब तीनों मान इक्वल होते हैं तो मैं कैसी कंडीशन हो जाती है वहाँ पे, समपाती की, ठीक है जी। तो इसमें सेकंड में आपका आंसर क्या हो जाएगा, समपाती। तो देखो यहाँ पे समपाती, एक मिनट स्टूडेंट, एक सेकेंड। भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अनुपात निकाल लेंगे। 9 कम 9 9 2 18, 3 कम 3 2 6, 12 कम 12 12 2 24। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसमें यहाँ पे तीनों अनुपात बराबर आने चाहिए ना, निकाल लोगे, कोई हल नहीं होता है, असंगत होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसमें, भाई ये 9x + 3y = 12, 18x + 6y + 12 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा इनका अनुपात 9/18, यानी कि 9 कम 9 9 2 18, 1/2 हो जाएगा। 3 कम 3 2 6, 3 1/2 1/2 1/2। यहाँ पे स्टूडेंट ये कैसे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाला आंसर आ जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वे रेखाएं। सेकंड में हो जाएगा हमारा संपाति, क्योंकि तीनों के अनुपात क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भाई तीनों का अनुपात इक्वल हो गया तो संपाति हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा, 6x + 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुपात देख लेते हैं, इसको मैं करा देता हूँ चलो आपको, ठीक है जी। सेकंड आप खुद सा कर लेना। सेकंड में क्या हो जाएगा आंसर, संपाति, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएंगे, अनुपात इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, पहले का दूसरे का थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या दिया, 6x - 3y + 10 = 0। समीकरण यहाँ पे होगी 1, 2x - y + 9 = 0। समीकरण यहाँ पे होगी सेकंड। अब हम इसके अनुपात निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये A1 होगा, ये A2, ये B1 है, ये B2, ये C1 है, यहाँ पे C2। तो अनुपात होते हैं गुणनांक, यानी कि वेरिएबल्स के चर के गुणनांक लेने हैं अनुपात, भाई एक्स का गुणनांक और वाई के गुणनांक। और यहाँ पे तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो ही जाएगी सी का मान। तो देखते हैं निकाल, मतलब A1/A2, हम यहाँ पे थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे। A1/A2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे A1 का मान है 6 और B1 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी A1 का मान 6, A2 का मान है 2।
तो यहाँ पे अनुपात निकाल लेंगे तो इसका आंसर आएगा भाई 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है स्टूडेंट। अब हम b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा भाई, b1 का मान कितना हो जाएगा -3। आप 3/1 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। b1/b2 का मान कितना हो जाएगा -3/-1 भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1 भाई। ये तो दोनों तो मान इक्वल हो गए, लेकिन c1/c2 को हम निकाल लेते हैं। तो c1/c2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/-9। तो स्टूडेंट ये तो सोल्व नहीं होने का आगे भाई। जब ये सोल्व नहीं होने का तो हम क्या कर लेते हैं, इसको यहीं पे रोक लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे आंसर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। भाई यहाँ पे दो अनुपात तो इक्वल है, लेकिन तीसरा अनुपात नहीं बराबर है। तब ये कौन सी कंडीशन लगती है, ये कंडीशन लग जाती है हमारी समानांतर वाली। ठीक है जी भाई, दो मान बराबर, दो अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात नहीं बराबर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा क्या, समपति वाला। अब आप इसमें लिख सकते हो यहाँ पे 3/1 इक्वल है 3/1 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, 10/-9 के। भाई ये वाली वैल्यू दो तो इक्वल है, लेकिन ये तो इक्वल ही नहीं है। जब ये नहीं इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो हिंदी में अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर है। ठीक है जी, यहाँ पे ये क्या होगी, समानांतर की कंडीशन लगी, क्योंकि हमने इसको स्टडी करा था। इस समानांतर की कंडीशन क्या होती है, समानांतर की कंडीशन होती है जब इसके मान इक्वल ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मान ही नहीं होगा। यहाँ पे समानांतर की कंडीशन होती है, संपत्ति की तो बराबर हो जाएगी तीनों अनुपात। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट आंसर हमारा प्रतिच्छेद करते हुए, तो सेकंड है संपाति और थर्ड है समानांतर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर सकते हो। यहाँ पे हमने बस डायरेक्ट अनुपात निकाल लिया था, ये A1 है, ये A2, ये B1 है, B2, यहाँ पे C1 है, C2। लेकिन आप क्या करोगे, पहले उसको प्रॉपर इक्वेशन में चेंज करोगे। कैसे भाई, ए होनी चाहिए A1x P1y प्लस C1 के रूप में होनी चाहिए, फिर A2x B2y C2 के। तब आप डायरेक्टली इसका कंपेरिजन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समीकरण प्रॉपर नहीं दी गई है, तो अब आप उसको प्रॉपर रूप में लिखोगे, तब जाके उसका डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है जी, नहीं तो आप डिटेल से कर सकते हो इस तरीके से, वो आपके ऊपर बात है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में हमें अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम में आप जो है इस तरीके से करना, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या करना होता है, टाइम भी बचाना होता है। अगर ये ऑप्शन वाले नंबर में आएंगे भाई, एक नंबर में आ सकता है कि एक नंबर में आ जाएगा कि कोई भी दो समीकरण युग्म दे रखे होंगे, आपको बोल देगा कि ये प्रतिच्छेदी है, समानांतर है या संपाती है। ठीक है जी, या उनके हल संगत है असंगत है, वो हमें क्या बताने पड़ेंगे क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें। तो यहाँ पे हमने क्या दिया आंसर भाई, प्रतिच्छेद करती रेखा है, समानांतर है, संपाती। 3 क्वेश्चन दिए थे। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तीसरा। तो तीसरे में क्या दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है अनुपातों A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन करा, ऐसे ही हम यहाँ पे बोले भाई संगत तब होंगे जब दोनों किसी भी समीकरण के हल निकाले जा सकते हैं, तब उसको संगत बोलेंगे। जब किसी भी समीकरण के हल नहीं निकाले जाएंगे, वहाँ पे उसको बोलेंगे असंगत। ठीक है जी, अब देखते हैं हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको पढ़ लेना, मैं साइड में रख के इसको करा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, पहली समीकरण 3x प्लस 2ay बराबर 5। ठीक है जी, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे
सबसे पहले हमें जो भी समीकरण दी गई है हम उस समीकरण को क्या कर लेते हैं, पहले उसको नॉर्मल समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 2y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं 1, और 2x प्लस 2x माइनस 3y और माइनस के 7 बराबर, ये हो जाएगी हमारी सेकंड समीकरण। अब हम इन दोनों के समीकरण की तुलना कर लेते हैं, ठीक है जी। इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे हम कौन से समीकरण से, a1x या a2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, भाई हमें तो बताना कि समपाती है, संगत है, या इस तरीके के हल बताने, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते। ये क्या होगा हमारा a1x b1y c1 हो जाएगा, a2x b2y c2 बराबर 0, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। यहाँ पे a1x b1y और c1 बराबर 0 से तुलना, और a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना। भाई समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 1 और 2 की, समीकरण 1 व 2 की a1x b1 से तुलना और a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना। समीकरण 1 की तो कर लेंगे इस पहली से, दूसरी कर लेंगे इससे, तो यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो आप डायरेक्टली। a1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, b1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है जी, और c1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -5। फिर a2 का मान कितना हो जाएगा 2, b2 का मान कितना हो जाएगा -3, और c2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे -7। तो अब अनुपात निकाल लेते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं, तो क्या होता है 3/2। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप यहाँ पे देखो 3/2 डायरेक्टली पता लग रहा था, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर b1/b2 कितना हो जाएगा 2/-3। अब देखते हैं हम c1/c2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5/-7, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो कितना बचेगा 5/7। तब आप देखते हो यहाँ पे 3/2 आया, यहाँ आंसर आया कितना है 2/-3 है। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर है वो a1/a2 इक्वल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के अनुपात के। ठीक है जी, जब ये अनुपात के बराबर नहीं है तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय होने का मतलब संगत होगा। तो यहाँ पे हमारी समीकरण युग्म का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हमारी समीकरण निकाय का क्या हल है, संगत है, क्योंकि दोनों के मान इक्वल नहीं है तो इसका मतलब संगत है। तो इस कुछ आपकी जो है आंसर की में भी ऐसे ही दे रखा कि यहाँ पे पहला आंसर क्या होगा संगत, दूसरा असंगत, फिर संगत, फिर संगत। ठीक है, ये संगत तब होगा जब हम उसका हल निकाल सकते हैं, यानी कि उसके एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल की कंडीशन लग जाएगी, क्योंकि दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर पॉसिबल है, इसके हल पॉसिबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये संगत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैं आपको थर्ड करा देता हूँ। भाई फर्स्ट सेकंड खुद कर लेना, आप थर्ड करा देता हूँ मैं इसमें, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये कंप्लीट भी करानी है। तो यहाँ पे 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7। और फिर देख दे रहे समीकरण दे रखी 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू कितना 14। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 14 दे रखा है। तो स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, पहले इन समीकरण को नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हम कितना आ जाएगा 6। पहली समीकरण सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम 3/2x 5/3y इक्वल है कितना 7। तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं इधर आगे। ठीक है जी, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, यहाँ पे 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 6 एलसीएम आने पे सोल्व करते हैं, ऊपर की वैल्यू कितने हो जाएगी, यहाँ पे 3 की होने चली जाएगी 2, क्योंकि एलसीएम 6 लिया तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो 3 थे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 9x प्लस 5×2 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो इसकी गुना हो जाएगी इसके साथ। ठीक है नेक्स्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस के 10y
इज इक्वल टू 7×42। अब यहाँ से पहले समीकरण बना लेते हैं भाई 9x प्लस 10y माइनस के 42 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड तो दे ही रखी उसने, तो 9x माइनस के 10y माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली कर लेंगे हम। A1/A2 का अनुपात निकाल लेते हैं। तो A1/A2 कितना होगा, यहाँ पे 9/9 आ जाएगा। 9/9 का मतलब होता है यानी कि 1। ठीक है जी, इसको भाग देंगे 9 से, 9 से भाग देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको 1/1 भी लिख सकते हो। फिर आप B1/B2 निकाल सकते हो। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट करा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा और आप अपने डिटेल से मैंने ऊपर बता रखा है, बाकी आप उसको कर लेना। ठीक है जी, आप एग्ज़ाम में यही अप्रोच अप्लाई करोगे। अगर आपको ऑप्शन वाले सवाल आए, डिटेल में आए तो डिटेल में आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है जी, डिटेल में आपको ऐसे करना पड़ेगा, शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कंपेरिजन A1/A2 B1/B2 का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे भाई B1 का मान कितना होगा 10, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा -10। तो 10 को 10 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/-1। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। भाई यहाँ पे माइनस की वजह से क्या होगा, ये आंसर इक्वल नहीं होने का। इसका मतलब A1/A2 का अनुपात बराबर नहीं हो सकता B1/B2 के अनुपात के। तब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, संगत होगा। तो स्टूडेंट इस सवाल का भी आंसर क्या होगा हमारा, संगत हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। भाई हमारे फर्स्ट और थर्ड में तो संगत आया, सेकंड में आप कर लेना, सेकंड में क्या आंसर आ जाएगा। सेकंड में असंगत आ जाएगा। असंगत कब आएगा, असंगत तब हो जाएगा जब मान लो पहले दो अनुपात तो इक्वल होंगे लेकिन बाद का अनुपात इक्वल नहीं हो जाएगा, यानी कि C1/C2 इक्वल नहीं होगा। तब वहाँ पे असंगत आ गया, यानी कि उस समीकरण का कोई हल नहीं हो सकता, तब उसको असंगत बोल देंगे। पर जिस समीकरण निकाय के हल नहीं ज्ञात कर सकते वहाँ पे असंगत होता है, जिस समीकरण निकाय के हल ज्ञात करे जा सकते हैं वहाँ पे संगत होता है। तो इसका भी हल निकाला जा सकता है और संपत्ति वाले में भी आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन समानांतर वाले में नहीं निकाला जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर से आपको ये वाली दिखाता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फॉर्मूले, इन्हीं के आधार पर हम अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पूरी एक्सरसाइज में यही अप्लाई होंगे, तो आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है जी, यहाँ पे इसका हल होगा यानी कि संगत होंगे, यहाँ पे इसका कोई हल नहीं होगा यानी कि असंगत होगा, और यहाँ पे इसका हल होगा यानी कि संगत होगा। ठीक है जी, तो ये 3 अनुपात है। यहाँ पे पहले 2 अनुपात बराबर नहीं होते, यहाँ पे 2 बराबर होंगे तो तीसरा बराबर नहीं होने का, लेकिन यहाँ पे तीनों बराबर होते हैं, बस यही डिफरेंस होता है इनमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कर लेना, ये वाला इसका तीसरे का 4th पार्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ। इसमें क्या करा, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। फिर से ऐसे 30 नंबर तीसरे की तरह हमें 4th में भी बताना पड़ेगा कि कौन से आंसर में इसमें संगत है या असंगत है। ठीक है जी, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन इसमें से मैं आपको एक सवाल करा देता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, चलो मैं आपको 4th करा देता हूँ क्योंकि काफ़ी इजी रहेंगे वैसे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 4th करा देता हूँ। तो स्टैंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करेंगे 4th। निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है। भाई असंगत होंगे तो हल होगा वहाँ पे, असंगत होगा तो हल नहीं निकाले। तो 4th करा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, बाकी आप खुद से कर लेना। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट है। एंड उसके बाद में 4x माइनस के 4 इज वाई इज इक्वल टू 5, ये समीकरण हमारी क्या है, सेकंड है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पर डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे A1 B1 C1 के रूम में, A2 B2 C2 के रूम में, तो यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे A1/A2। इसका मतलब 2 बटे क्या हो जाएंगे यहाँ पे 4। तो स्टूडेंट इसे सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। फिर B1/B2 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा -2। विद साइन लगाना, हमें साइन साथ में लेना पड़ेगा, यानी कि चिन्ह यहाँ पे माइनस से माइनस हट जाएगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है जी, प्लस वाले में साइन नहीं लिखते, लेकिन माइनस वाले में आपको ज़रूर लिखना ही पड़ेगा।
अब हम देख लेते हैं C1 बटा, भाई स्टूडेंट दो तो इक्वल आ गया, लेकिन तीसरा भी देखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा -2, लेकिन जैसे इस 5 को भी इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर आके भाई प्रॉपर बनना चाहिए ना, जैसे ये समीकरण बनी तो इधर लाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था, तो 2 से 2 हट गया, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका 2/5। अब हमें इसके देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा A1 बटा A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के। तो स्टूडेंट ये वाली कंडीशन लगी। अब ये कंडीशन कौन से सवाल में होती है, ये सब कंडीशन होती है यहाँ पे, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि असंगत वाली, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप, अतः समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, अर्थात असंगत होगा। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी भाई असंगत वाली, ठीक है जी। तो ये असंगत की कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी ये क्या करेगा, असंगत की कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाएगी। मैंने आपको इसमें फोर्थ पार्ट करा है, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर असंगत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करे हैं, फोर्थ में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेना, ईजी रहेंगे आपके, ठीक है। सभी के जो मेथड रहेगा वो सेम रहेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3, 2 करा, सबका मेथड सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं एक बार। 5 को आप रीड करो। 5 को रीड करने के बाद में क्या बोल रहा है, इसमें हमें कहा गया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या दिया गया है, एक आयताकार बाग दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, का अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दिया गया है, बाकी विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है सिंपल सी भाषा में। तो देखते हैं इसको। एक आयताकार बाग है, यहाँ पे लिख लेंगे माना आयताकार बाग, यहाँ पे स्टूडेंट चौड़ाई मान लेता है क्योंकि चौड़ाई से कंपैरिजन करवा रहा है, तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की लंबाई जो हो जाएगी वो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x+4 मीटर हो जाएगी इसकी लंबाई, ठीक है जी। क्योंकि ऐसे बोल रखा है प्रश्न में, एक आयतकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर है, तो हमारा आयतकार बाग की चौड़ाई x मीटर मान ली, तथा आयतकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, x+4, भाई 4 मीटर अधिक हो जाएगी लंबाई। अगर चौड़ाई हमने x मान ली है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x+4 मीटर, ठीक है जी। अब इसका अर्ध परिमाप दिया हमें 36 मीटर, यहाँ पे लिख लेंगे आयतकार बाग का अर्ध परिमाप दिया गया हमें, यहाँ पे अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, यहाँ पे 36 मीटर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक आयतकार बाग बना लेते हैं जिससे आप थोड़ा सा अच्छे समझ सको। भाई यहाँ होगा एक आयतकार बाग होगा इस तरीके का, ये कोई आयतकार बाग है, ठीक है जी।
आयताकार बाग, इसकी चौड़ाई मान ली हमने, चौड़ाई बराबर मान ली इसकी x मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी x + 4 मीटर। तो हमें क्या करना भाई, यही निकालनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे इसको लंबाई को l मान लेते हैं, चौड़ाई को क्या मान लेते हैं b, फिलहाल के लिए, थोड़ा देर के लिए, नहीं तो x तो माननी है, लेकिन फिलहाल हम समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं। तो प्रश्न अनुसार हमें माना आयतकार बाग की चौड़ाई x मीटर मान लिया तुमने, आयतकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी x + 4 मीटर हो जाएगी। हमें आयतकार बाग का अर्ध परिमाप दे रखा, कितना दिया, 36 मीटर दिया है। तब हम इसके हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी विमा यानी कि लंबाई और चौड़ाई बतानी कितनी होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, ठीक है जी। प्रश्न अनुसार तो हमें आयतकार बाग का परिमाप दिया, यहाँ पे कितना दिया, 36 मीटर है। प्रश्न अनुसार आयतकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, यहाँ पे 36 मीटर है, तो दिया गया है हमें। लेकिन हमारे हिसाब से क्या होता है, आयतकार बाग का परिमाप कितना होता है, पूरा परिमाप हो जाएगा भाई 2 × l + b, लेकिन अर्ध परिमाप यहाँ पे लिख लेंगे। आयतकार बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, वो हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं। आयतकार बाग का अर्ध परिमाप होता है, आयतकार बाग का अर्ध परिमाप होता है यानी कि a + b, ठीक है जी। a + b या लंबाई प्लस चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है, a + b, या लिख लेते हैं हम, इसको लिख लेते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे, लंबाई का मान कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी थी, यहाँ पे x हो जाएगी, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 4, तो ये हो जाएगी 2x + 4 मीटर हो जाएगा इसका परिमाप। लेकिन प्रश्न अनुसार दिया 36, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मान इक्वल हो जाएगा। भाई हमें 36 मीटर दिया, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 2x + 4 मीटर। भाई आयतकार बाग परिमाप का जो सूत्र लग गया यहाँ पे, आयतकार बाग का अर्ध परिमाप होता है a + b, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पूरा तो 2 गुना हो जाएगा, लेकिन हमें तो आधा चाहिए, तो a + b आधा दिया गया हमें, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये पे, इसका मतलब 2x जो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2x + 4 मीटर इक्वल हो जाएगा किसके, 36 के, ठीक है जी। तो हम ये जो 4 है इधर आ जाएगा, क्योंकि पर्सन हमारे हिसाब से अर्ध परिमाप ये निकला, पर्सन अनुसार 36 मीटर दिया था, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों अर्ध परिमाप है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 36 इधर चला जाएगा, तो 2x बराबर 36 - 4, तो 2x बराबर 36 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x को भाग देंगे इधर आगे, 32/2 यानी कि 16। तो x का मान आ जाएगा कितना, 16 मीटर, ठीक है जी। तो x का मान कितना होगा, 16 मीटर। तो मीटर हमने क्या माना था, x का मतलब चौड़ाई। अब आप लिख सकते हो अतः आयतकार बाग की चौड़ाई निकल के कितनी आ जाए, आयतकार बाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 16 मीटर, 16 मीटर, तथा लंबाई कितनी हो जाएगी, हमारी लंबाई कितनी मानी थी हमने, x + 4, यानी कि 16 में 4 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 20 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 मीटर, 20 मीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई लंबाई की चौड़ाई कितनी आई, 16 मीटर, लंबाई कितनी आ जाएगी, 16 + 4 यानी कि 20 मीटर है, ठीक है जी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 20 मीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो लंबाई स्टूडेंट क्या निकल गई, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 16 मीटर, ठीक है जी। ऐसे आप इसको क्वेश्चन को करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई हमें आयतकार बाग का परिमाप दिया था, हमने आयतकार बाग की परिमाप दिया था, और हमें क्या रखा था कि आयतकार बाग की जो चौड़ाई है वो लंबाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब जो लंबाई होगी वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कर ली थी हमने यहाँ पे x मान के।
फिर हमने इसका परिमाप निकाल दिया। तो परिमाप को होता है आयताकार का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि ए प्लस बी, और यहाँ से निकाल के ये परिमाप है, ये हमें परिमाप दे रखा, तो हमने एक्स का मान निकाल दिया। इसका मतलब चौड़ाई पता लग गया हमें। अब हम लंबाई 4 ऐड कर लेंगे तो लंबाई पता। ठीक है जी। फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में यही क्या दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समानांतर हो, समपाती हो। ठीक है स्टूडेंट। तो भाई ये क्या करना, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी जिसके यहाँ पे क्या पहली कंडीशन प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए, यानी कि a1/a2 का मान बराबर नहीं हो सकता b1/b2 के। तो उस केस में क्या होगा, प्रतिच्छेदी। तो आप इसको इजीली कर सकते हो। समानांतर रेखाएं क्या हो जाएगी भाई, समानांतर रेखा में दो मान तो दो अनुपात तो बराबर होंगे, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होने का। संपत्ति में तीनों अनुपात क्या होंगे, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें तीनों अनुपात क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आप इसको कर लेना 6, 7 को। 8 में निम्नलिखित समीकरण निकाय में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, अर्थात किसके अनंत अनेक हल है। तो स्टूडेंट ये सारे सवाल मैंने आपको ऊपर करा दिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप इनके खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं सीखने की। तो आज के लिए इतनी सेवा यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियो के लिए आपको अपडेट मिलता रहेगा टाइम पे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।